नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास रहेगी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित न्यू एडिशन है। दोस्तों न्यू एडिशन 2023 का आप सभी के सामने वैसे आप देख सकते हो। दोस्तों नो डाउट जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से सुपर वन वीक सीरीज जारी हो चुकी है। दोस्तों वन वीक सीरीज रहेगी हमारे सामने आज BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। दोस्तों फर्स्ट पेपर है भूगोल के भौतिक आधार वैसे ज्योग्राफी का ये फर्स्ट पेपर रहेगा। आज की क्लास में अति इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जो भी पिछले एग्जामों में सवाल पूछे गए वो वापस रिपीट होते हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट सवालों पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन सवालों पर भी हम एक नजर डाल लेंगे। दोस्तों एकदम अत्यंत गहराई के साथ में आप सभी के सामने ये क्लास पेश होगी। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पेज बाय पेज आप सभी के सामने खोला जाएगा, नो डाउट। आज की क्लास में वैसे हमारी क्लास 5 क्लासें तो हो चुकी है, ये छठी क्लास रहेगी, शायद छठी क्लास है। ये प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी क्लासें मिल जाएगी। वहां पर हमने अत्यंत गहराई के साथ में अध्ययन कर चुके हैं हम। दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर वन वीक सीरीज का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आपको समझा कर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैसे आप अपने ऑफलाइन खुद की वन वीक सीरीज पढ़ते हैं तो वैसे ऑनलाइन वन वीक सीरीज पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ने के बाद में ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं, कैमरा सेट कर लिया है और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है चलिए दोस्तों, जैसा है आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। दोस्तों क्लास में पहली बार है, इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वन वीक स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वैसे वन वीक सीरीज का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। ज्योग्राफी हो या फिर राजनीति हो या हिंदी साहित्य हो आपकी या इतिहास हो, इन चारों के चारों सब्जेक्टों का एक विस्तृत कंटेंट वन वीक सीरीज का उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों आप जुड़ जाइएगा दोस्तों और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा, आप अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे कॉलेज के एग्जाम में। दोस्तों वैसे JNU एक्टिव हो गया है अब, वैसे जैसे तैसे अब कॉपियाँ चेक नहीं होती, पहले तो काम चल जाता था, लेकिन आज वैसे JNU एक्टिव हो गए, वहाँ के टीचर भी एक्टिव हो गए कि जो बच्चा पढ़ता है जैसा लिखा है उसके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों वो पहले वाली बात नहीं रही, अब जो लिखेगा उतने ही नंबर मिलते हैं। और वैसे एक्स्ट्रा तो एग्जाम में कॉपी वगैरह तो होती नहीं है, वैसे खुद के हिसाब से लिखना पड़ता है। दोस्तों अत्यंत अब डिफिकल्ट काम हो गया है, अब खुद की पढ़ाई होगी, खुद को जितना आ रहा होगा उसके हिसाब से पत्ते भरने होंगे। दोस्तों अत्यंत इम्पोर्टेंट और सरल कंटेंट को आपके सामने पेश कराया जा रहा है। दोस्तों 97वां सवाल है। दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। अति इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए मैंने इस क्लास में रखा है, इसको स्टार्ट कर रखा है, देखो टिक लगा कर रखा है कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रखना है क्लास में ताकि हमें याद रहे। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, लिखना है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी परिप्रांत महासागरीय मेखला में पाई जाती है। दोस्तों परिप्रांत महासागरीय मेखला में ये सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है। सर्वाधिक ज्वालामुखी विश्व में, हमारे पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ज्वालामुखी कहाँ पर पाई जाती है? परिप्रांत महासागरीय मेखला में पाई जाती है। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। 98वां सवाल आप सभी के सामने है कि लावा एवं मैग्मा में अंतर। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर के बारे में पूछा जाता है कि लावा क्या है और मैग्मा क्या है। एक लावा और पहाड़ पत्थरों के बारे में आप सभी के सामने एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा, एक प्रजातियों के बारे में एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा, तो आप लावा और मैग्मा में अंतर को स्पष्ट करने वाला भी सवाल मिलेगा। तो लावा और मैग्मा क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ जब धरातल पर आता है तो इसे लावा कहते हैं। दोस्तों ये ज्वालामुखी क्या होती है आपको मैं एक समझा दूं कि जब हमारी पृथ्वी है, ये धरातल है, जमीन है, इस जमीन में जब गर्मी उत्पन्न होती है, कोई ऐसी जगह है वहां पर ज्यादातर गर्मी, जमीन के नीचे गर्मी हो गई है, तो वहां से एक लावा निकलेगा, लावा तरल एकदम, अपन जैसे कि एक लोहे को गलाते हैं, जब लोहे को गर्म करते हैं तो एक पानी टाइप हो जाता है, लाल लाल तरह का एक पानी टाइप हो जाता है और वो बहने लगता है, और वो जैसे ही जमता है तो लोहा बन जाता है। तो वो लाल लाल टाइप का जो होता है तरल पदार्थ, तो वही लावा होता है। दोस्तों लार्वा होता है, ये ज्वालामुखी होती है। तो ये जमीन में से ऐसी ज्वालामुखी गर्म नीचे से जमीन होती है ना, तब इतनी तेजी से और
इतना लावा निकलता है, इतना लाल लाल लावा निकलता है कि वो धरातल यानी कि जमीन पर आता है और इसे लावा कहा जाता है दोस्तों, इसे लावा कहा जाता है। अत्यंत इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गया होगा। भूगर्भ में सेल अत्यधिक तापमान के कारण, भूगर्भ भूगर्भ यानी जमीन के अंदर, सेल यानी पत्थर है, वो अत्यधिक तापमान के कारण तरल अवस्था में परिवर्तित, जमीन के अंदर जो पत्थर होते हैं वो अधिक तापमान बढ़ जाने के कारण, जमीन के अंदर तापमान बढ़ जाता है और अंदर पत्थर पड़े होते हैं, वो पत्थर है वो एकदम हो जाते हैं, तरल हो जाते हैं और लावा बनकर बाहर निकलते हैं, और जिसे मैग्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। लावा और मैग्मा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लावा हम ज्वालामुखी को कह सकते हैं, और मैग्मा और वो उसका बाहर निकलना, यानी कि ज्वाला, ये लावा और मैग्मा सेम है, इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है कि ये लावा तो पदार्थों का गलकर बाहर निकलना, और मैग्मा ये तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। उस तरल अवस्था होती है ना, लाल लाल कलर की तरल अवस्था हमारे, जैसे कि ये बाहर निकलती है जमीन के अंदर थे, उसे मैग्मा, यानी दोनों एक ही है। जब जमीन के अंदर पत्थर गर्म होते हैं तो वो पत्थर है वो पिघल कर बाहर आते हैं, तो उसे लावा या फिर मैग्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं, अति इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेन बात है समझ में आना। दोस्तों आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समझा कर समझ कर पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हो। आपके लिए ऑनलाइन पढ़ने का ये फायदा है, ओके। इसलिए मेरा भी आइडिया रहा कि मैं दोस्तों के सामने ये 1 वीक सीरीज को पेश करूं, ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके दोस्तों आपके लिए। ज्वालामुखी विस्फोट में कोई 4 कारण बताइए। ज्वालामुखी के विस्फोट, कोई भी ज्वालामुखी है उसका विस्फोट होता है। अब देखो ज्वालामुखी क्या होती है, मैंने अभी आपको समझाया कि जमीन के अंदर पत्थर गर्म होते हैं और वो पत्थर गर्म होकर बाहर निकलते हैं और लावा के रूप में, एकदम पानी के रूप में, गरम गरम पानी के रूप में लावा लाल लाल कलर के रूप में बाहर निकलते हैं, ज्वालामुखी कहलाती है। ज्वालामुखी का विस्फोट यानी कि वो बाहर क्यों निकलता है, ये विस्फोट क्यों होता है? भूगर्भ में तापमान में वृद्धि। दोस्तों जमीन के अंदर भूगर्भ यानी जमीन के अंदर तापमान में वृद्धि होगी तो पत्थर गल जाएंगे, ये भी कारण है। पहला लावा की उत्पत्ति, वहां से लावा उत्पन्न होगा। अब जमीन के अंदर पत्थर गर्म हो गए तो वहां से वो पत्थर पिघल कर लावा बन जाएगा, यानी लावा की उत्पत्ति होगी। गैस व वाष्प की उत्पत्ति, गैस और वाष्प की उत्पत्ति, यदि लावा बनेगा तो गैस और वाष्प तो बनेगा। जैसे कि लावा गरम गरम है तो धुआं निकलेंगे, उसका वाष्प बनेगा, पानी में वो लावा चला गया तो पानी भी वाष्प के रूप में चली गया, ये भी कारण है एक प्रकार का। और लावा एवं गैस का ऊर्ध्वगमन, लावा और गैस का ऊर्ध्वगमन यानी कि उसका जमीन के अंदर न रहने के कारण ऊर्ध्वगमन यानी फैल जाना, ठीक है। 100वां सवाल है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सवाल को मैंने टिक किया इसको में कि प्रस्तुत, ये दोस्तों आपके एग्जाम में ज्वालामुखी से संबंधित एग्जाम में सवाल आ सकता है दोस्तों, क्योंकि पिछले एग्जामों में नहीं आया हुआ ये ज्वालामुखी से। ये इंपॉर्टेंट वैसे आपके टॉपिक रहता है फर्स्ट पेपर में। आप यदि रेगुलर कॉलेज अटेंड करिए आपने, तो आपको जरूर ज्वालामुखी के बारे में कॉलेज में टीचरों ने पढ़ाया होगा। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी अलग अलग प्रकार की होती है। तो प्रसुप्त, जो ज्वालामुखी एक बार प्रारंभ होने के बाद लंबे समय तक शांत रहे और फिर अचानक सक्रिय हो जाए तो उसे प्रसुप्त। ऐसी ज्वालामुखी, ऐसी हमारे पृथ्वी के अंदर पत्थर ऐसे गलते हैं कि वो एक बार तो लंबे समय तक शांत रहती है। दोस्तों एक बार प्रारंभ हो लार्वा जमीन में से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद में बाहर आकर जम गया और पर्वत का निर्माण हो गया। दोस्तों पर्वत का निर्माण भी ऐसे होता है, ये लार्वा जमीन के अंदर से निकलता है गरम गरम होकर और बाहर आकर जम जाता है, तो वो हम कहते हैं वो ये पर्वत निकला। ये कहाँ से निकला है वो पता नहीं होता कि ज्वालामुखी का पत्र है, ऐसी बात है। तो वो ज्वालामुखी बाहर तो निकलती है, आरंभ तो होती है, लेकिन लंबे समय तक शांत रह जाती है। दोस्तों लंबे समय तक निकलती नहीं है, एक बार निकलने के बाद लंबे समय तक निकलती नहीं है और फिर अचानक सक्रिय हो जाती है, फिर अचानक वापस सक्रिय हो जाती है, उसे प्रसुप्ति, यानी पहले तो शुरू होती है बाद में शांत हो जाती है, पास ही अचानक शुरू हो जाती है तो उसे ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। दोस्तों अति इंपॉर्टेंट है। अगला मैंने सवालों को टिक किया है, ये 101वां है कि पर्वत किसे कहते हैं। दोस्तों आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं कि पर्वत क्या है, लेकिन एक बार 1 वीक सीरीज के हिसाब से हम देख लिया जाए तो हम एग्जाम में अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख पाएंगे और पेज को भर पाएंगे। ये तो 2 लाइनें लिखी है, अगर आपके पर्वत क्या है तो ये सवाल आएंगे तो आपको कम से कम 50 शब्दों का तो आंसर देना पड़ेगा। दोस्तों ये 2 लाइनों से काम चलेगा नहीं, वो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, हमें नंबर चाहिए दोस्तों। और वैसे कॉलेज के परसेंटेज बनने की बात नहीं, लेकिन
कॉलेज में ड्यू नहीं लगना चाहिए दोस्तों। ड्यू तो वैसे ही हिंदी साहित्य का क्या भरोसा है, अच्छी तैयारी के साथ में जाएंगे तो अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। वैसे जेएनयू कड़क हो गया, पहले तो चलता था दोस्तों, ये तो बात आपने सुनी होगी, पहले कॉलेज में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पास कर देते, वो अब रहा भी नहीं है दोस्तों। इसलिए तो एक बार नजर डालनी जरूरी ताकि हम अपने हिसाब से लिख पाए। पर्वत क्या है कि पर्वत स्थल पर ऐसा समूह है, पर्वत है वो स्थल का ऐसा समूह होता है, पर्वत है वो स्थल यानी कि हमारी जमीन पर ऐसा समूह होता है जो अपनी पर्याप्त ऊंचाई के कारण अपने आसपास आस पड़ोस की अपेक्षा अत्यंत स्पष्ट हो एवं उसके शीर्ष के तल का विस्तार अधिक नहीं हो दोस्तों। पर्वत क्या होता है कि अपनी ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई होती है हमारे ऊपर, हमारे आसपास जो भी पर्वत है, पहाड़ है, उसकी ऊंचाई होती है उसके आसपास पड़ोस की अपेक्षा अत्यंत स्पष्ट हो दोस्तों। आसपास में पर्वत स्पष्ट दिखाई देते हो और शीर्ष के तल का विस्तार अत्यधिक न हो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे होते हैं, शीर्ष से लगाकर तल तक ज्यादा मात्रा में कोई हाइट नहीं होती, ये बात है। ओके, अगला सवाल मैंने इंपॉर्टेंट साटा था कि 104, ये सवाल मैंने साटा हुआ है, टिक किया हुआ है कि ब्लॉक पर्वत की परिभाषा दीजिए। ब्लॉक पर्वत, ये दोस्तों पर्वतों के बारे में सवाल आ सकते हैं। ब्लॉक पर्वत क्या है? आप ब्लॉक नाम पर्वतों के बारे में तो पता है, लेकिन ब्लॉक पर्वत क्या है? ये पर्वतों के भी प्रकार में आता है दोस्तों। तो इसका होगा कि इसका निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है दोस्तों। पृथ्वी में जब तनाव होता है, यूं तनाव आता है, पृथ्वी ये गोल पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जब तनाव आता है और खिंचाव आता है, तनाव या फिर खिंचाव आता है, और उसके कारण खिंचाव की शक्तियों द्वारा धरातल के खिंचाव होने से धरातल का एक भाग ऊपर उठ जाता है, ब्लॉक पर्वत। दोस्तों जब हमारी गोल पृथ्वी, आपने सुना होगा अंडाकार पृथ्वी है, तब अंडाकार पृथ्वी या तो फिर ऐसे दबेगी, यानी कि उसमें ऐसे माने ऐसे तनाव आया, या फिर वो बढ़ेगी, इस प्रकार फैलेगी, तो यानी कि वो ऐसे तनाव आया। हमारी पृथ्वी के बढ़ने या फिर घटने से धरातल का भाग ऊपर उठ जाता है, तो उसे ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल साटा हुआ मैंने 106वां सवाल था, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट गिनकर आपकी श्रेणी में इस वनविक सीरीज की क्लास में रखा है दोस्तों, अत्यंत इम्पोर्टेंट है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सीरीज को तो भी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आप A to Z प्रश्नों को अटेंड कर पाएंगे। और ऑनलाइन का फायदा ये है कि आपको दोबारा उसी क्लास को, उसी प्रश्नों को एक अच्छे स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। और खुद के माध्यम से तो खुद का कभी कभार मूड हो तो ठीक, नहीं तो नहीं तो ऑफलाइन पढ़ने। ऑनलाइन का ये कि देखते हैं समझ में आता जा रहा है, देखते हैं समझ में आता है, यही तो होता है यार, एक बार दिमाग में रिवीजन हो जाना चाहिए। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कौन से? अपक्षय, अपक्षय का अर्थ होता है टूटना, उसका सही होना, अपक्षय को नियंत्रित करना है, तो उसके 4 कारक कौन कौन से? अपक्षय को नियंत्रित करने वाले 4 कारक: चट्टानों का संगठन एवं संरचना। चट्टानों का संगठन कैसा, उसकी मजबूती कैसी है और उसकी संरचना कैसी, उसकी रचना कैसी, उसके आधार पर। भूमि का ढाल कैसा, उसका यूं ढाल कैसा भूमि का, उस ढाल के आधार पर भी हम उस अपक्षय के नियंत्रण को रोक सकते हैं। यानी कम होगा तो कम अपक्षय होगा और ज्यादा होगा तो ज्यादा अपक्षय होगा। और जलवायु की भिन्नता, वनस्पति। दोस्तों पर्वतों के बीच में, पहाड़ों के बीच में मैदानों का, यदि मैदान यूं इस प्रकार ढाल है, धरातल तो यूं है लेकिन मैदान इस प्रकार का है, यानी ये दोहरा बना हुआ है, और इस दोहराओं के बीच में यहाँ पर वृक्ष लगा दिए जाए तो यहाँ पर जमीन का अपक्षय कम हो जाएगा। यानी कि ये भी इस नियंत्रित करने के, अपक्षय को नियंत्रित करने के कारकों के अंतर्गत वनस्पति आती है। जलवायु की भिन्नता आती है, यानी कि जलवायु यानी उस दोहरों को यदि हवा के माध्यम से उसको फैला दिया जाता है, यानी कि उसका अपक्षय हो जाता है, तो हम मान सकते हैं कि जलवायु भी इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कारक का काम करती है। यदि बरसात होगी तो ढलान होगी, तो ढलान के अंतर्गत जमीन भी बह कर जाएगी, यानी कि उसका अपक्षय हो जाएगा। चट्टान का संगठन कैसा है, उसके आधार पर मजबूती होगी, और उसका ढाल कैसा है, और उसकी जलवायु कैसी है, और वनस्पति कैसी। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगी, अपक्षय को रोकने के लिए ये होना जरूरी है, ये कारक होते हैं दोस्तों। ये यानी ये हो गए तो नहीं होगा अपक्षय, अगर नहीं होंगे तो हो जाएगा। 107वां सवाल है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर। अपक्षय क्या होता है और अपर्दन क्या होता है, ये बात है। अपक्षय और अपर्दन में अंतर लिखना है। अपक्षय और अपर्दन,
ये क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है दोस्तों अंतर के बारे में कि अपक्षय क्या होता है और अपरदन क्या होता है। अपरदन तो आप जानते होंगे, तो अपक्षय क्या होता है कि भौतिक या फिर रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट या फिर फूटना अपक्षय कहलाता है। दोस्तों ये क्या होता है? भौतिक या फिर रासायनिक क्रियाओं द्वारा दोस्तों अपने आप जब किसी ऐसी भौतिक घटना हो जाती है जैसे कि बरसात हुई या फिर वहाँ बरसात होने से वो कंकड़ पत्थर और वहां से चट्टान अपने स्थान से टूट जाती है। दोस्तों बरसात होती है यानी पानी, या फिर झरने होते हैं यानी पानी से पहाड़ों से जब झरने निकलते रहते हैं तो वहां से वो भौतिक या फिर रासायनिक क्रिया होती है वहां पर, और वो चट्टान होती है वो टूट जाती है और टूट कर नीचे गिर जाती है। दोस्तों यहाँ पर वहां पर एक कंकड़ पत्थर के रूप में नीचे गिर जाती है, झरनों के रूप में, झरनों के साथ साथ में नीचे गिर जाने के उसका अपक्षय हो जाता है और ये अपक्षय कहलाता है। यानी कि रासायनिक या फिर भौतिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। और अपरदन क्या होता है कि गतिशील अभिकरणों द्वारा शिलाखंडों का स्थानांतरण। दोस्तों गतिशील अभिकारणों जैसे झरने हम इसको मान सकते हैं, ये भी झरनों के द्वारा होता है। शिलाखंड होते हैं जैसे कि पर्वत है, उसका स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूट टूट कर जाना। जैसे कि हमारे हो गए जैसे ये समुद्र, नदियां हो गई, नदियों में भी ये शिलाखंड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं अभिकारणों के द्वारा। ओके, तो ये हो गया अपरदन और ये होगा अपक्षय। ओके, आप अंतर समझ गए होंगे। और परत अपरदन को स्पष्ट कीजिए, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। टिक तो किया नहीं वैसे, और तो वैसे टाइम देखने के हिसाब से देखा जाए तो यही देख लेते हैं। परत अपरदन इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, अब तो कंटिन्यू ले लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट। अपरदन क्या है स्पष्ट कीजिए। अपरदन दोस्तों, अपरदन परत अपरदन, परत का अपरदन होना, उसका टूटना। ठीक है, जब परत का टूटना है फिर उसका स्पष्ट करना है कि जब वायु जल मिट्टी की उपजाऊ परतों को उखाड़कर बाहर कर ले जाते हैं। जब वायु और जल मिट्टी की उपजाऊ परत होती है, जब वायु और जल है वो मिट्टी की जो उपजाऊ परत होती है। दोस्तों मिट्टी होती है, मिट्टी जमीन होती है, हमारी धरातल पर जो जमीन होती है वहां पर वो मृदा पाई जाती है, और मृदा है वो वहां पर अगर मृदा के ऊपर पानी बह जाता है तो मृदा के ऊपर जो ऊपर वाली पट्टी होती है ना, रेत होती है ना, वो भी चली जाती है। या फिर वायु, यानी कि मृदा के ऊपर जब वायु चलती है तो ऊपर वाली रेत को ले जाती है। तो यानी कि वायु और जल के द्वारा मिट्टी की उपजाऊ परत को उखाड़ कर बहा कर ले जाते हैं, तो इसे परत अपरदन यानी ऊपर का अपरदन वायु और जल के द्वारा होता है। यानी धूल पर अगर वायु चल जाए तो ऊपर वाली धूल को उड़ा लेगा, और जल चला जाएगा ऊपर वाली धूल है ऊपर वाली जमीन के ऊपर, उसको ले जाएगा साथ साथ में, जल के साथ में बहा कर ले जाएगा। बहा कर ले जाते हैं तो इसे परत अपरदन कहते हैं। इनमें मिट्टी की निचली उपजाऊ परत ऊपर निकलती है। दोस्तों इनमें मिट्टी की निचली उपजाऊ परत होती है। मिट्टी की ऊपर वाली से अंदर नीचे वाली जो परत होती है वो निकल जाती है, जिससे भूमि को बंजर छोड़ना पड़ता है। दोस्तों वहाँ वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, वहां पर जो पोषक तत्व थे ऊपर वाली पट्टी के नीचे दूसरी वाली पट्टी थी वो भी ले गया, तो यानी कि उसे छोड़ना पड़ता है, बंजर भूमि का एक स्थान लेना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया अपरदन, परत अपरदन हो गया, ऊपर का अपरदन वायु और जल के द्वारा होता है। ओके, 109वां सवाल है दोस्तों, इसको 1 मिनट में सवाल को कंप्लीट करना है। हमारी क्लास लंबी हो जाएगी और लंबी हम क्लास को लेना नहीं चाहते क्योंकि आपको भी पढ़ना होगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट पर हम लंबी क्लासों को भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने छोटी सी कमेंट की सहायता से कहो, रिक्वेस्ट करेंगे तो कि थोड़ी लंबी क्लास लाइए, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से क्लासों को मैनेजमेंट कर पाऊंगा। लेकिन मेरे भी पढ़ाई बाकी रह जाती है दोस्तों, आपके साथ में मुझे भी पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता है दोस्तों। ये भी आपके लिए अलग से समय निकाल कर ये ऑनलाइन आए हूँ आप सभी के सामने दोस्तों। आपके रिक्वेस्ट के अनुसार मैं अपनी व्यवस्था को, अपनी पढ़ाई को कम करके आपकी पढ़ाई की ओर ध्यान दूंगा दोस्तों। आधारभूत चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें आधारभूत चट्टानें होती है? दोस्तों आधारभूत चट्टानें होती है वो किस प्रकार की चट्टानें होती है? अग्नेय चट्टानों को ही आधारभूत चट्टानें, अग्नेय चट्टानें होती है, अग्नि के द्वारा बनी गई चट्टानें अग्नेय चट्टानें होती है। वो
आधारभूत चट्टानें कहा जाता है। उस आग्नेय यानी कि जमीन पर जो चट्टानें अग्नि के द्वारा यानी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित होती है उसे आधारभूत चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि शेष चट्टानों के निर्माण के लिए यही सामग्री स्रोत है। दोस्तों शेष चट्टानें होती है उसके लिए यही सामग्री यानी कि यही ज्वालामुखी की एक पात्र सामग्री होती है, स्रोत होता है। सर्वप्रथम इसका निर्माण होने से इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। दोस्तों सर्वप्रथम ज्वालामुखी के द्वारा चट्टानों का निर्माण होने के कारण इसे ही प्राथमिक यानी पहली बार चट्टानों के निर्माण के लिए इसे सर्वप्रथम इसका निर्माण पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी की सहायता से हुआ था। इन चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से। मैग्मा क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा ज्वालामुखी को ज्वाला कहो, लावा को या फिर मैग्मा कहो। मैग्मा का ठंडा होना, ज्वालामुखी का ठंडा होना, लाल लाल तरल पदार्थ का ठंडा होकर जम जाना ठोस, यानी कि ज्वालामुखी बाहर निकलती है बहती बहती और एक जगह स्थान होकर ठंडी होकर जम गई तो वो पहाड़ का रूप धारण कर लेती। दोस्तों अगली क्लास अगले वीडियो में रहेगी। 20 मिनट की क्लास हो चुकी है। दोस्तों इसी प्रकार मैं टिक लगाकर अति इम्पोर्टेंट सवालों को आप सभी के सामने अपना समय निकाल कर आप सभी को ऑनलाइन 1 वीक सीरीज पढ़ाने की कोशिश में रहूंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।